का www.sanjhi.gov.in पर आदर्श ग्राम योजना के लॉन्च के समय प्रधानमंत्री का दिया हुआ भाषण है और 40 पन्नों की एक गाइडलाइंस पुस्तिका है। इसमें जो कार्य सूची है उसमें 80 से भी ज्यादा प्रकार के काम बताए गए हैं। इतने काम है कि सांसद महोदय को दूसरे गांव में चाय पीने का भी टाइम नहीं मिलेगा। शादी और श्राद्ध में बुलावे को अब वो कैसे मना करेंगे वही जाने। मैंने अपने हिसाब से गाइडलाइन से कुछ का चयन किया है। आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव के विकास को 4 भागों में बांटा गया: वैयक्तिक, मानव, आर्थिकी और सामाजिक। वैयक्तिक विकास के तहत साफ सफाई की आदत का विकास किया जाएगा, दैनिक व्यायाम होंगे, रोज नहाने और दांत साफ करने की सीख दी जाएगी। मानव विकास के तहत सभी को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, लिंगानुपात संतुलित किया जाएगा, स्कूल स्मार्ट हो जाएंगे और कम से कम 10वीं पास शिक्षित होंगे ही। सामाजिक विकास के तहत एक ऐसा ग्रामीण गीत बनाना होगा जिससे लोगों में गर्व की भावना पनपे। ग्राम दिवस मनेगा, अनुसूचित जाति जनजाति को गांवों में समावेशन के लिए सक्रिय उपाय किए जाएंगे। आर्थिक विकास के तहत मिट्टी हेल्थ कार्ड, बीज बैंक की स्थापना, गोबर बैंक, मवेशी हॉस्टल बनेगा। गाइडलाइंस की हिंदी देखकर लगा कि सबसे पहले आदर्श सरकारी हिंदी योजना लॉन्च होनी चाहिए। आदर्श ग्राम में नियमित ग्राम सभा तो होगी ही, महिला सभा और बाल सभा भी है। गाइडलाइंस के हिसाब से आदर्श ग्राम का लक्ष्य सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को बढ़ावा देना है और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करना है। ईमानदारी को बढ़ावा देने वाली इस पहली योजना को राजनीतिक दलों में भी लागू किया जाना चाहिए। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा ने जानकारी जुटाई है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए 11 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच 1 महीने के भीतर उन्हें गांव का चयन कर लेना चाहिए था, लेकिन दोनों सदनों के 206 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आदर्श ग्राम की पहचान नहीं की है। इनकी अलग अलग आपत्तियां हैं। प्रधानमंत्री ने इस योजना के लॉन्च के समय कहा था कि हम चाहते हैं कि योजना गांवों में बनकर दिल्ली तक आए, लेकिन जब आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उसमें दिल्ली ने गांवों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो सांसदों ने काम करने के डर से सवाल उठाए हैं या वाकई उनके सवाल वाजिब हैं कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए डॉक्टर कहां से आएंगे, मवेशी हॉस्टल की रूपरेखा क्या होगी। गाइडलाइंस में लिखा है कि केंद्र और राज्यों की अन्य योजनाओं के संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों के CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी वाले फंड से पैसे जुटाने होंगे और सांसद निधि के पैसे का भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। विरोधी दल के सांसद इससे संतुष्ट नहीं हैं। पहले भी 2009-10 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना बनी थी जिसके तहत उन गांवों का चयन होना था जिसमें 50% से ज्यादा दलित आबादी हो। पहले चरण में इसे कई राज्यों के 1000 गांवों का इसमें चयन हुआ था। वो आदर्श बने कि नहीं बने मुझे इसकी जानकारी नहीं। वो योजना समाप्त हो गई या अभी भी लागू है मुझे इसकी जानकारी नहीं। तो जो जानकारी है उस पर हम आज बहस करेंगे प्राइम टाइम में। हमारे साथ बीजेपी के बेहद प्रतिभाशाली सांसद हैं बीकानेर से अर्जुन मेघवाल जी, मोहम्मद सलीम सांसद CPM, कलिकेश नारायण सिंह देव BJD के युवा सांसद हैं, PL पुनिया साहब कांग्रेस के सांसद हैं। कलिकेश, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस योजना के स्ट्रक्चर ढांचे से आपकी शिकायत है या इसके फंडिंग में स्पष्टता नहीं है उससे शिकायत है? दोनों पे शिकायत है साहब, क्योंकि जब ये स्कीम लॉन्च करा गया था उस टाइम उसका नाम आदर्श ग्राम पंचायत योजना था। मैंने एक ग्राम पंचायत को आप चुनिए और जब फिर 15-20 दिन के बाद जब चिट्ठी आया हमारे पास, हमने जब एक आदर्श ग्राम पंचायत चुना था तब ये आदर्श ग्राम की बात करने लग गए। और जो आपने पढ़ा था कि जो 4 महीने पर इनका विकास होना चाहिए ग्रामों का, वो समय ना लोग हम सांसदों के पास समय होता है इतना इन डेप्थ जाने के लिए, ना इनके पास रिसोर्सेज होते हैं। जिस प्रकार से ये स्कीम इन्विजन करता है डेवलपमेंट, हमको लगता है करीबन 50 करोड़ के आसपास चाहिए होगा ओवरऑल डेवलपमेंट करने में, और वो भी खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, उसके ऊपर डॉक्टर्स लाने के लिए, सोशल एक्टिविस्ट लाने के लिए, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स लाने के लिए। तो ये सब कहां से आएगा? न कोई राज्य के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है। PM का उद्देश्य ये है कि आप उसमें मेहनत करें, ट्राई करें, फेल हो जाएं, फिर कुछ सजेशन दें, सुधार होगा और फिर अंत में कुछ ना कुछ ऐसा बन जाएगा जिससे लोग देख सकेंगे कि एक गांव में ऐसा हो सकता है। कलिकेश, देखिए, हम लोग तो कोशिश करते ही रहते हैं कि गाँव में विकास हो। मेरे निर्वाचन मंडली में 95% गांव क्षेत्र है, तो मैं तो कोशिश करता ही रहता हूं कि गांव में कुछ कुछ विकास हो। और
अगर हम सारा अपना पैसा एक ही गांव पे फोकस करेंगे तो बाकी जो मेरे पास 2999 गांव हैं उनका क्या होगा? क्या हम फिर चुन के आएंगे? क्या वो लोग हमको समर्थन देंगे? ये बड़ा प्रश्न है। तो अगर मेरी इच्छा होती, अगर पीएम बोलते भाई तुम्हारे को 5-10 करोड़ हम साल में देंगे, एक गांव के लिए खर्च करो, एक अच्छा गांव तुम चुनो, उसमें से उन गांव के पानी सप्लाई या सीवेज प्रॉब्लम या और जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करो, तो ये दूसरा बात होता। इस पर हम खुशी मनाते हैं, उनको समर्थन देते हैं। जी अर्जुन मेघवाल जी, ये डर वाजिब है क्या कि एक गांव को चुनेंगे तो बाकी गांव वाले नाराज हो जाएंगे? ये खतरा तो आपके पर भी होगा। प्रधानमंत्री जी ने जब ये घोषणा की थी तब इसका जब कंसल्टेशन हो रहा था, किससे हुआ था कंसल्टेशन? कुछ ग्रुप से हुआ था, सांसदों के साथ हुआ कुछ था? सांसदों के साथ हुआ, कुछ जो किस सामाजिक तरह के? क्योंकि सांसद सीताराम येचुरी ने कहा है कि सांसदों से तो पूछा ही नहीं गया, उनसे सलाह मशवरा नहीं, कैबिनेट में चर्चा हुई, कुछ कैबिनेट में चर्चा होना, सांसदों नहीं से नहीं चर्चा कुछ नहीं। सांसदों से भी पूछा। मैं सांसद कैसे हो जैसे एमपी लेड स्कीम के कुछ सिलेक्टेड सांसद थे, देखिए इसमें कंसल्टेशन इसमें भी डाला था, आपके नेट पे भी डाला था। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो योजना प्रधानमंत्री जी ने घोषित की थी 15 अगस्त को, ये वाकई महत्वपूर्ण योजना। इसका पर्पज ये था कि इस काल में तो 3 गांव सांसद कर देंगे। 800 से जो आपने संख्या बताई, आपका काम तो आसान हो गया। अब आपको 3 ही गांव का विकास करना है। एक मिनट, पीएम ने ऐसा कहा है। एक मिनट सुनो सही रवीश जी, 3 इस काल में, 24 तक 5, और 8 से 800 को गुणा करिए, और ये उसके बाद 6,000 है। 6 लाख गांव में से 6,000, 1% का टारगेट, इतना छोटा टारगेट। उसके बाद एमएलएस को कहा उन्होंने कि एमएलएस भी गांव गोद लेंगे। और उसके बाद से बात नहीं, जो किया है स्कीम की बात कर रहा हूं। मैं अभी शुरुआत कर रहे हैं इसमें। मैं कह रहा हूं जैसे मैंने 3 गांव गोद लिए। मैं इस गांव में गया, जो बीकमपुर मैंने सिरकोलाइत में गांव गोद लिया, मैं उस गांव में गया, मैंने एक मीटिंग की कि गांव वाले क्या चाहते हैं। 3-4 छोटी मोटी समस्याएं गांव को, और बड़ी, हाँ बड़ी 80-82 उसमें नहाने से लेके खाने तक का। मैं तो कह रहा हूं जो एकदम से इंटरवेंशन है, स्कूल है। मैंने क्या किया, पहले साल का प्लान, दूसरे साल का प्लान, तीसरे साल का प्लान ऐसे बनाया। आपने, मैंने इसमें लिखा है कि गांव के लोग मिलकर बनाएंगे, आपने बना दिया प्लान? नहीं, गांव में जाके बात करी ना, तभी तो मैंने कहा। उन्होंने कहा पहले में हमें सीएससी कर्मोन्नत चाहिए, इसी साल में हमें स्कूल कर्मोन्नत चाहिए। और उसके बाद देखिए इसमें रवि जी क्या है, एक तो है इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने गांव में पूछा अपराध कितने हैं, उन्होंने कहा साहब इसमें ये परसेंटेज। अगर हम अपराध भी कम कर देंगे वहां गांव में, अगर हम 3-4 बार साल में जाएंगे, अदरवाइज तो एमपी जा नहीं पाता है। आदर्श गांव में क्यों जाइएगा? नहीं, कलिकेश का जो उनकी एक बात है कि एक का चुनाव कीजिएगा, और कलिकेश की बात नहीं, कई सांसदों ने कहा, आपके बीजेपी के सांसदों ने, मुझे नहीं लगता कि उनको इसमें कोई कमी नजर आई है ना? तो मान लिया जाए कि आपकी तरफ से फुल प्रूफ योजना है। दूसरे दलों के एमपी कहते हैं ये बात, लेकिन मैंने कहा शुरुआत तो करिए। मैंने कहा शुरुआत तो करिए। क्या आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ा कि बाकी क्षेत्र के लोगों ने? बाकी क्षेत्र के लोग कहते हैं हमारे गांव को भी आप आदर्श गांव गोद ले, ये कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमने इनको ले लिया है, आप थोड़ा इंतजार करिए, हम इसमें गांव में क्या अच्छा कर सकते हैं, फिर हम किसी न किसी सीएसआर के माध्यम से। के लोग नाराज नहीं है? सीएसआर नहीं, मेरे लोग तो नाराज नहीं, हमने तो 3 गांव गोद ले लिए और पेपर में दे दिया। तीनों जगह मीटिंग कराया गांव वालों को। मुझे एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री यहाँ भाषण दे रहे हैं कि इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस कार्यक्रम में कि कोई मर्जी से अपनी गांव चुन ले। वो कह रहे हैं कि 3,000 की से 5,000 की बस्ती में, इसका मतलब नहीं कि कहीं 2,800 2,600 हो तो नहीं लेना है, ठीक है? अब ये जेपी का गांव है, सीताब दियारा जी, यूपी का हिस्सा बिहार वाला, वो तो 3 संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और 2 राज्यों में पड़ता है। उस गांव की नियति यही है और अति पिछड़ा हुआ गांव है, ठीक है? तो कायदे से तो सबको सिताब दे रहा, जब योजना जिनकी जयंती पर लॉन्च हो रही है, उनका गांव तो होना चाहिए ना? होना चाहिए, मैं भी इससे सहमत हूं, होना चाहिए। इसका मतलब सब चीज जल्दी जल्दी में हो रहा है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और वो आबादी ज्यादा है तो। लेकिन जब आबादी ज्यादा है तो आप ये छांट लेते हैं कि कहीं एक मुसलमान नहीं हो वो ले लेंगे, कहीं सवर्ण नहीं हो। जैसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो मुलायम सिंह यादव, मायावती, सबकी बात कर रहा हूं। मेरे इस तरह की बात आई है, मेरा उसमें नहीं है कि कौन कर रहा है। ये तो असंवैधानिक बात है ना कि अगर कोई ऐसा चुनाव किया इस तरह का क्राइटेरिया, तो वो क्या आदर्श होगा? लेकिन आपको नहीं लगता कि सिताब दियारा भी होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, यूपी वाला भी होना चाहिए। नहीं, मैं ये मानता होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण से जुड़े गांव तो होने चाहिए, मैं इस चीज को स्वीकार। पुनिया साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं आप सदन में थे या नहीं, कि जब प्रधानमंत्री ने सांसदों से, अर्जुन जी कह रहे हैं कि पूछा था, कंसल्टेशन किया था, तब आप क्या वहां पर थे और किस तरह का कंसल्टेशन हुआ था? और एक दूसरा एक बात बताइए कि एक ही तो लक्ष्य दिया है, मतलब अब तो ये पता है कि अगर आप एक भी कर दें तो आप क्षेत्र में कह सकते हैं कि बाकी में हमको प्रधानमंत्री ने एक ही गांव में बिजी कर दिया था,
आप तो खैर राज्यसभा वाले हैं, तो हमने इसको एक मॉडल के रूप में विकसित किया है, इसमें क्या बुराई है? इसमें नहीं, बुराई तो कुछ नहीं है। जब लगभग 6.5 लाख गांव हैं और उसमें कुछ भी गांव अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित होते हैं तो कम से कम एक मंजिल पे कुछ तो चले। लेकिन इसमें ये सही बात है। पहले तो मैं बता दूं कि जो कंसल्टेशन सांसदों का, तो मैं तो राज्यसभा में अभी आया हूं और 26 नवंबर को शपथ ली है, और उससे पहले बाकी सभी लोगों ने बताया कि उनसे तो किसी ने नहीं पूछा कि इस योजना का क्या स्वरूप रहना चाहिए, किस तरह से हो नहीं हो। उनको तो सर्कुलर आया है और सर्कुलर में क्या दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से उनको करना हो। तो मेरा इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो मानक जो है वो स्पेसिफिकली किसी तरह से होने चाहिए थे। जैसे पहले प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जिसका आपने भी जिक्र किया, उसमें था कि 50% जनसंख्या या 40% जनसंख्या उससे अनुसूचित जाति के लोगों की होगी, तो उनको सेलेक्ट करिएगा। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर ग्राम योजना है, उसमें भी इसी तरह से हुआ। पहले 60% के जिससे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको लिया, फिर 50% वालों को लिया, 40 को लिया, फिर उसके बाद 40 से कम के गांव को सेलेक्ट किया। तो उसमें एक कोई दिक्कत नहीं होती और एक मानक है, स्पष्ट है, तो कोई आसानी रहती है। हाँ। दूसरा, धन आवंटन एक सांसदों को पूरे जिले भर की जिम्मेवारी होती है, पूरे क्षेत्र की जिम्मेवारी होती है, और राज्यसभा के सदस्य हैं वो तो पूरे प्रदेश भर की जिम्मेवारी हो जाती है। तो एक गांव तक सीमित कर देना मैं समझता हूं कि नहीं है। उनसे तो प्रयास ये करना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा गांव जो सरकार की सहायता से योजनाओं की सहायता से ज्यादा से ज्यादा करें। पुनिया साहब, अगर आपने एक गांव तक sanji.gov.in और मेघवाल जी जो बता रहे थे कि कमी योजना है, तो हो सकता है बड़ा अच्छा विकसित होगा। लेकिन इसमें तो ये भी है, उनको ईमानदारी भी सिखाइए, उनको सफाई सिखाइए, उनको मंजन और दातुन करना भी सिखाइए। ये सब चीजें अगर रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि सांसद हमेशा उसी गांव में रहेंगे, आसपास रहेंगे, रोजाना आना जाना गांव में तो रहेंगे कम से कम। व्यायाम करना भी होगा। हाँ। और दूसरी तरफ से विप जारी होता है। हाँ। विप जारी होता है कि आपको हर हालत में यहाँ पर सदन में मौजूद रहना होगा। हाँ। तो दोनों में पुनिया साहब काम से डर गया, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, काम से डर गए। नहीं, काम से डरने की बात नहीं। हाँ। देखिए, क्षेत्र में रहना, हाँ। तो मैं समझता हूं कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं रहा होगा क्षेत्र में। आपने जिस गांव को गोद लिया है, क्या उस गांव में लोग रोज नहीं नहाते हैं? क्या उस गांव के लोग रोज मंजन नहीं करते हैं? चेक किया आपने? लिया नहीं, मैंने तो अभी कोई सिलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी मुझे लगभग 10-15 दिन हुए हैं। अच्छा। और आते ही फिर ये सदन चल रहा है। हाँ। अब मैं जाऊंगा, अभी सिफारिश कर रहे हैं लोग कि साहब हमारा गांव ले लीजिए। अलीगढ़ के लोग कह रहे हैं कि हमारा गांव ले लीजिए, जो गोरखपुर के लोग कह रहे हैं हमारा गांव ले लीजिए। हाँ। और बाराबंकी तो मेरे पास दर्जनों वो सिफारिश आई है कि हमारा गांव ले लीजिए। तो वो बैठ के उनके सबसे समीक्षा करके जाके उसको फाइनल करूंगा। लेकिन ये दिक्कत है, जिम्मेवारी तो पूरे क्षेत्र की है। लेकिन एक गांव को किस तरह से विकसित करें बगैर पैसे के, तो ये एक सोचने वाली बात है। दर्शकों को मैं बता दूं कि आपने अभी इसलिए गोद में नहीं लिया कि अभी तुरंत आपने राज्यसभा के सदस्य के रूप में आपने शपथ ली है, तो 26 नवंबर को, तो अभी बहुत कम दिन गुजरा है, तो उम्मीद है कि आप लेंगे। सलीम साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि इन योजनाओं को, फंड को लेकर अभी पुनिया साहब कह रहे थे, मैं देख रहा था तो बहुत सारे क्राइटेरिया बनाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य के संबंधित जो इसमें क्राइटेरिया बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि ये 3-4 केंद्रीय योजनाएं हैं, उनको वहां पर ले जाना है और उनसे काम कराना है। तो एक डायरेक्शन देना है उन योजनाओं के इस्तेमाल का। इसमें क्या दिक्कत है? क्या चिट्ठी पत्री की समस्या ज्यादा हो जाएगी या ये बढ़िया नहीं है? एक तो जब सांसद बनते हैं तो पूरा क्षेत्र को ही वो गोद लेते हैं, और उसमें जो है एक अलग से एक खास गांव चुनेंगे। तो जैसे हमारे 7 विधानसभा क्षेत्र है,
तो कम से कम ऐसा कहा जाता है जब अच्छा ही है अगर स्कीम, जैसे अर्जुन जी बोल रहे हैं, तो 7 विधानसभा क्षेत्र में 7 प्रखंड में आप 7 ले लो एक एक करके, वरना पहला दिक्कत ये होगा कि हम क्यों और वो क्यों नहीं। दूसरी बात है कि सांसद या विधायक जो होते हैं, लेजिस्लेचर का रोल जो है वो एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है। जो स्कीम का लागू जो किया जाता है, अधिकतर केंद्रीय योजना या राज्य सरकार की योजना, वो लागू करने का एक अपना ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है और फिर पंचायती राज सिस्टम है, गांव पंचायत गांव सभा के जरिए। ठीक है। गांव सभा में योजना होता है। ये बात सही है कि गांव में बैठकर योजना हो, तो पहला तो सरकार को यह करना चाहिए कि केंद्रीकरण नहीं करके योजना जो है पूरे देश का वो विकेंद्रीकरण करना चाहिए। और अगर पिछड़ा हुआ को अगर आगे करना है तो सरकार के पास लिस्ट है कि सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक कौन है, सबसे पिछड़ा हुआ गांव कौन है उस जिले में, और सांसद को यह कहा जाता कि ये लिस्ट है जो नेशनल या स्टेट के एवरेज से सबसे पिछड़ा हुआ आपके इलाके के अंदर ये गांव है। तो उसमें एक योजना बनता है कि चलो उसको हम चुनौती की तरह 5 साल के अंदर कहां से कहां ले जाते हैं। चूंकि पूरा देश एक जगह पर खड़ा नहीं है, कहीं तो पीने का पानी कहीं नहीं कोई गांव में, और कहीं पे तुम्हारा यातायात की व्यवस्था नहीं है, कहीं पे स्कूल नहीं है, और वो देखेंगे ज्यादातर या तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा या अल्पसंख्यक अध्युषित जो गांव है उसमें यह समस्या है। तो आप किसी एक को गोद लेने का मतलब आप ये जिम्मेदारी ले रहे हो। सरकार, पंचायती व्यवस्था, केंद्र सरकार की तमाम जिम्मेदारी संसद के ऊपर आती है, और दूसरे तमाम के लोग ये समझेंगे कि हमारा क्षेत्र को आप नजर नहीं कर रहे हो। मैं जब गाँव में घूमा तो हर गाँव के लोग कह रहे, चुनाव के बाद मैं जैसे गया कि आप हमारे गाँव को ले लो। नहीं, इससे मैं कार्यकर्ताओं से बात करके लूंगा एक टिप्पणी है कि अगर लोग इस बात से नाराज हैं कि आपने उनका गांव नहीं चुना, किसी और का एक ही गांव चुना, तो उनको यह भी पता है ना कि प्रधानमंत्री ने ऐसी ही योजना बनाई है, तो नाराज होने वाले तो प्रधानमंत्री से ज्यादा नाराज होंगे, आपसे पहले बाद में नाराज होंगे। तो ये नाराजगी का क्राइटेरिया इस देश के राजनीति, देखिए इस देश के राजनीति और समाज जिस तरह से चलता है, नई दिल्ली में बैठ करके जो लोग हैं, चाहे स्टूडियो में हैं, चाहे प्रधानमंत्री के दफ्तर में हैं, या संसद में, उस तरह से नहीं चलता है। प्रधानमंत्री तो लाल किले से घोषणा कर दिए, तो उससे पहले संसदीय समिति से बात करना चाहिए था। इस तरह की योजना स्पीकर के जरिए या राज्यसभा के अध्यक्ष के जरिए आता है, उसके बजाय प्रधानमंत्री घोषणा पहले कर दिए और बाद में कहे कि आप लोग ये कर लो, गाइडलाइन उसके बाद आई। अर्जुन जी, ये तो वैसे ही बना कि योजना परिषद को खत्म कर दो और बाद में विकल्प क्या बनेगा सोचा जाए। इतने सारे हैं तो कम से कम इसमें एक फंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसका क्या जवाब है आपके? देखिए, ये बात जब मैं गांव में गया था तो मेरे सामने भी आई कि साहब ये 15-20 करोड़ का प्लान है, तो कैसे आप कर पाओगे। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ, ये दिक्कत आई। लेकिन जब मैंने जिला कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा जो स्टेट स्पॉन्सर प्रोग्राम है उसको सेंट्रल स्पॉन्सर प्रोग्राम है, वो इसमें डबटेल किए जाएंगे। आप अपनी प्रायोरिटी दे दो उस गांव में बैठ करके कि इस गांव में सबसे पहले क्या चाहिए। जब कुछ नया करना ही नहीं है, जब पहले से सारे गांव के लिए योजना है, तो सब में आप घूम घूम के सब जगह सुनिश्चित कीजिए। नहीं, जैसे एनआरएचएम में लागू हो रहा है, जैसे एनआरएचएम है, नहीं वहां भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे एनआरएचएम में जिस गांव को हम गोद लेंगे उसको हम इस तरह का आदर्श बनाएंगे, आसपास ऐसा ही होना चाहिए, आसपास प्रेरणा मिले। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सोशल सेक्टर पे इंपोर्टेंस है। अगर वहां अगर शराब की ज्यादा प्रचलन है उसको कम करिए, कम कीजिए या बंद कीजिए। बंद क्यों नहीं कीजिए? अगर बंद बुराई कर सकते हैं ना। अगर महिलाएं, हमने पूछा महिलाओं फिर उसमें आप क्यों बिजी हैं? फिर तो जयपुर से कानून बनेगा, पटना से कानून बनेगा या लखनऊ से कानून बनेगा। मैंने पूछा महिलाओं को, ये बात आई थी वहां, आप क्यों जा रहे हैं पूछने? लेकिन अगर राजधानी से बैठ के कोई शराब पे प्रतिबंध लगा दे तो फैसला हो गया, फिर आप क्यों जा रहे हैं पूछने के लिए? नहीं, आप एक तरफ से शराब बंदी भी ना करें, अब फिर कहें कि हम नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाएंगे। जैसे मैंने पूछा प्रचलन कितना, नहीं मैं ही कह रहा हूं इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो उन्होंने कहा साहब प्रचलन है। मैंने कहा कैसे कम कर सकते हो, पहले कम करो। उसके बाद उन्होंने कहा अपराध भी यहाँ है कुछ, जो फंड वाला है, मान लीजिए कि चलिए इसमें नहीं, क्या आप किसी फंड में हम एमपी लैड से तो ज्यादा देंगे ही, हम एमपी लैड से तो हम ज्यादा देंगे ही, क्योंकि देंगे ही। इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था, कई सांसदों ने इस पर ऐतराज जताया है कि एमपी ये देखिए, जब अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बैठक भी हुई थी, उस समय ये विषय आया, और इसके बाद ये बराबर कंसल्टेशन में विषय आ रहा है कि फंड का मैनेजमेंट कहां से होगा। इस विषय पे जल्दी कोई गाइडलाइंस आएगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण योजना है, इसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश है, ताकि देखिए गांव के लोगों को पता चलना चाहिए। हमेशा इसमें वो वाला आपने नहीं लिखा है कि जो आपने वादा किया था कि किसानों को आप जो लागत है 100 रुपया लगाएंगे तो 50 रुपया मुनाफा, यानी 150 रुपया। स्वामीनाथन आयोग की, जो वो वाला इसमें नहीं लिखा, मिनिमम सपोर्ट मुझे लगता है कि आप वही दे देना 50% जो मुनाफा जो वादा किया, तो बाकी वो खुद ही आदर्श हो जाएंगे। वो हमारे अब संसद में चर्चा हो रही है, आप दे दीजिए जरूर। नहीं, वो मैं गांव के लोगों को याद दिला रहा हूँ, वो भी एक विषय, वो आप दे देंगे, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप दे देंगे।
कलिकेश जी मुझे ये बताइए कि अभी अर्जुन जी कह रहे हैं कि एमपी लैड का पैसा दे देंगे, ठीक, इनको कोई समस्या नहीं है, हो सकता है सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं तो अपने प्रधानमंत्री की योजना को सफल बनाना चाहते, इधर कम से कम एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि ठीक है, माने डर के मारे आलोचना नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन एक एटीट्यूड अच्छा है, वो अच्छा है कि ये अर्जुन जी कह रहे हैं कि हम उसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। यही एटीट्यूड आपका क्यों नहीं है? पहले देखते फेल हो जाएगा, पहले उसको हम सफल बनाने का प्रयास करते। एमपी लैड का पैसा जाएगा थोड़ा सा, तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन जितना पैसा चाहिए होगा एक गांव को डेवलप करने के लिए, उतना पैसा हमारे पास है नहीं एमपी लैड में। और अगर आज सारा पैसा हम दे देंगे एक ही गांव में, तो हम क्या एमपी हैं, सांसद है या सरपंच है? अपना सारा पैसा, सारा ध्यान एक ही गांव में लगाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कुछ गांव को हम ऐसा डेवलप करें कि जो कि आदर्श हिसाब से हो, मॉडल विलेज हिसाब से डेवलप हो, लेकिन इतना इल थॉट आउट, पोअरली कंस्ट्रक्टेड स्कीम मैंने कभी देखा नहीं है। तो ऑफ द कप प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया लाल किला में, 15-20 दिन पहले तक इनको यही नहीं पता था आरडी डिपार्टमेंट को ये सांसद आदर्श ग्राम योजना है कि ग्राम पंचायत योजना है। तो मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको आलोचना योग्य हैं। कलिकेश जी, मैं एक बार इंटरव्यू, कलिकेश जी, अभी एमपी लैड की कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें भी ये विषय आया, तो उन्होंने एमपी लैड फंड को इंक्रीज करने की बात भी करी है, इसमें आदर्श ग्राम योजना की चर्चा थी। ये ठीक रहेगा कलिकेश? मेघवाल साहब, आप अब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3000 गांव हैं। अब मैं कितना पैसा दूंगा एक गांव को, कितना पैसा दे पाऊंगा और गांव को, ये समझिए।